गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं लास्ट लेक्चर को ही कंटिन्यू करूँगी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैं आपको एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा रही हूँ अभी, और उसका मैंने यूनिट सेकंड स्टार्ट करा है। और यूनिट सेकंड जो है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपका रिलेटिविस्टिक फॉर्मुलेशन एंड डिराक इक्वेशन। उसका मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करा था और केजी इक्वेशन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो लास्ट टाइम हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी। हमने कुछ इस पार्ट को हमने अधूरा छोड़ा था, तो हम इसको वहीं से ही कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप इसको सुन लें, जो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज़ कर लें और फिर ही इस लेक्चर को देखें, नहीं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये हम देख रहे थे कि हमारा जो चीज़ें हैं वो प्रॉपरली सेट नहीं हो पा रही हैं। क्यों नहीं हो पा रही हैं? क्योंकि हम जो हैमिल्टोनियन जो हमने लिया इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, वो हैमिल्टोनियन जो था वो आपका टोटल नॉन रिलेटिविस्टिक थ्योरी पे बेस था। तो हमने ये देखा, हमने ये चाहा कि अगर हम हैमिल्टोनियन को अगर हम कन्वर्ट कर दें और उसको रिलेटिविस्टिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके मॉडिफाई करके हम फिर फर्दर इस इक्वेशन में यूज़ करें तो क्या होता है। तो यहाँ पे देखा गया जब आपने ऐसा किया तो और भी मेजर प्रॉब्लम्स अराइज हुई। वो क्या प्रॉब्लम्स थी उनको अब हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो हमारा जो हैमिल्टोनियन रिलेटिविस्टिक थ्योरी से डिफाइन होता है वो आपका 1 सेकेंड, आपने अगर पढ़ा हो ई जो होता है आपका टोटल एनर्जी दैट कम्स आउट टू बी इन रिलेटिविस्टिक थ्योरी, अगर आपको याद हो तो वो होता है ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर। पी मोमेंटम होता है, सी लाइट वेलोसिटी होती है, एम मास होता है और सी आपकी लाइट वेलोसिटी होती है। तो ये आपका एनर्जी मोमेंटम और मास में रिलेशन आता है। इसी टॉपिक के नाम से आपने इसको अपने सेकेंड ईयर में पढ़ा है। तो एच जो होता है बेसिकली वो भी आपका क्या होता है, टोटल एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है। तो आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो आपकी एच की वैल्यू आती है वो बेसिकली आएगी प्लस माइनस रूट पी कैप स्क्वायर। मैंने यहाँ पे जितने भी जो मेरे फिज़िक्स की क्वांटिटीज़ थी, फिज़िकल क्वांटिटीज़ थी, उनको मैंने यहाँ ऑपरेटर फॉर्म में रख दिया क्योंकि मुझे एच जो चाहिए वो रिलेटिविस्टिक थ्योरी में चाहिए। तो यहाँ पे पी कैप स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी फोर, बाकी आपकी कांस्टेंट क्वांटिटीज़ है। तो ये मेरा आपका हैमिल्टोनियन आ गया अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी थ्योरी। अब द श्रोडिंगर जो इक्वेशन मैंने पहले लिखी थी एच साई इज इक्वल्स टू ई साई, उसमें मैं इसे हैमिल्टोनियन को रख दूँ तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 7 आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में दो तरीके की डिफ़िकल्टीज़ आई, मेजर डिफ़िकल्टीज़। पहली जो डिफ़िकल्टी आई वो थी द फर्स्ट डिफ़िकल्टी इज़ टू इंटरप्रेट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस। पहली जो डिफ़िकल्टी आई वो ये आई, अगर आप इक्वेशन को देखेंगे तो यहाँ पे प्लस साइन भी आ रहा है और माइनस साइन भी आ रहा है। तो इस प्लस साइन और माइनस साइन को किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाए। हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि प्लस साइन क्यों आ रहा है और माइनस साइन क्यों आ रहा है, ताकि हम बता पाएँ, रीज़न होना चाहिए हमारे पास। तो इसको इंटरप्रेट करना थोड़ा मुश्किल था। अब इसको जब भी आप क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हो तो आप चीज़ों को दो तरीके से कंपेयर करते हो, क्लासिकली एंड क्वांटम मैकेनिकली। तभी आपको पता चलेगा कि हमें क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्लासिकली आप उन चीज़ों में क्या चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्वांटम मैकेनिक्स की आपको ज़रूरत पड़ रही है। तो क्लासिकल थ्योरी जो होती है उसमें इस चीज़ को एक एरर या इस चीज़ को एक डिफ़िकल्टी नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि क्लासिकल थ्योरी में द एनर्जी चेंजेस कंटिन्यूसली। हमारा कंसेप्ट ही ये था कि आपकी जो एनर्जी होती है क्वांटम मैकेनिक्स में वो डिसकंटिन्यूस फॉर्म में होती है, इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स होती है, और पैकेट्स को आप फोटोन्स कहते हैं। तो क्लासिकल थ्योरी तो किस पे बेस्ड है कि एनर्जी जो होती है वो आपकी कंटिन्यूस होती है, चेंजेस कंटिन्यूसली, और जो गैप होता है वो आपका टोटल गैप होता है 2mc² प्लस mc² एंड माइनस mc²। तो ये प्लस माइनस साइन तो होता नहीं है, 2mc² के फॉर्म में होता है बिटवीन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू। अ पार्टिकल हुज एनर्जी एट वन इंस्टेंट इज नोन टू बी पॉजिटिव विल ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव एनर्जी अंडर सच कंडीशन। अब उसमें ये भी माना जाता है कि अगर आप पार्टिकल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्टेट में है तो उसके पास पॉजिटिव एनर्जी ही होगी, नेगेटिव एनर्जी को क्लासिकल थ्योरी कंसिडर नहीं करेगी, उसको वो नेग्लिजिबल मान लेगी या उसको इग्नोर कर देगी। मतलब क्लासिकल थ्योरी में आप एक टाइम पर एक ही
चीज़ कंसिडर करोगे, दूसरी चीज़ को कंसिडर नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली नेगलेक्ट हो जाती है। तो नेगेटिव एनर्जी जो थी कुड बी इग्नोर्ड, बट इन क्वांटम मैकेनिक्स द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कैन चेंज डिसकंटिन्यूसली। वहाँ पे रीज़न क्या था कि आप नेगेटिव एनर्जीज़ को इग्नोर कर रहे थे या एक टाइम पे एक ही एनर्जी को कंसिडर कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जो एनर्जी चेंज हो रही थी वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही थी। पर क्वांटम मैकेनिक्स में एनर्जी डिसकंटिन्यूस फॉर्म में होती है, तो we must show that the negative energies are spurious and we must take them into account। मतलब आप जो नेगेटिव एनर्जी ले रहे हैं या दोनों एनर्जीज़ को आप एक साथ ले रहे हैं, दैट इज़ नॉट एक्सप्लेनेबल। आपको एक एनर्जी को ये प्रूव करना पड़ेगा कि दैट इज़ अ फॉल्स एनर्जी। स्परियस मतलब दैट इज़ अ फॉल्स एनर्जी, दैट डजंट रेजिस्ट। तो आप एक टाइम पे दो चीज़ों को कंसिडर नहीं कर सकते। क्वांटम मैकेनिक में आपको रीज़न देना पड़ेगा कि आप इस चीज़ को अगर नेगलेक्ट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो डिसकंटिन्यूस फॉर्म में है। दैट द नेगेटिव एनर्जीज आर स्परियस, फॉल्स, और वी मस्ट टेक दैम इनटू अकाउंट। या तो हम ये कह दें कि नेगेटिव एनर्जी जो आपको दिख रही है यहाँ पे वो फॉल्स एनर्जी है, वो है नहीं एक्चुअली में, या फिर आप प्लस और साइन दोनों साइन को कंसिडर करो। द सेकेंड डिफ़िकल्टी इज़ इवन मोर सीरियस। ये तो थी पहली डिफ़िकल्टी कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को आप इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे थे, दैट इज़ नॉट एक्सप्लेनेबल इन क्वांटम मैकेनिक्स। दूसरी डिफ़िकल्टी ये थी कि अगर हम इक्वेशन 7 को, हमने क्या करा यहाँ पे हैमिल्टोनियन को क्लासिक रिलेटिविस्टिक फॉर्मूले से लिख दिया। जब मैंने इसको लिखा तो मेरे पास ये इक्वेशन आई माइनस, मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने फॉर्मूला डाल दिया यहाँ पे पी स्क्वायर सी स्क्वायर, पी की वैल्यू होती है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल। तो यहाँ पे जब मैं मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू डालूंगी तो मेरी इक्वेशन 8a के फॉर्म में आ जाएगी। ये तो थी मेरी जनरल फॉर्म में। जब मैंने इसको टेंसर फॉर्म में लिखा तो 8b के फॉर्म में आ गई, जहाँ म्यू की वैल्यू है 1 2 3 और म्यू की वैल्यू है 1 2 3। जो फोर्थ कॉम्पोनेंट है वो आपका यहाँ इंक्लूड हो गया। यहाँ पे आपके स्पेशल ये वाली जो पार्ट है वो स्पेशल कॉम्पोनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो पार्ट है वो टाइम कॉम्पोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वी आर अनेबल टू इंटरप्रेट द स्क्वायर रूट ऑफ एन ऑपरेटर। अब जब मैं इसको सॉल्व कर रही थी तो यहाँ पे जो ये रूट आ रहा है ये प्रॉब्लमेटिक हुआ, जिसके वजह से मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई नहीं कर पाई। हाउएवर वी गेट रिड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन ऑपरेटर बाय एक्सपेंडिंग इट इन टर्म्स ऑफ पावर सीरीज। अब मैं इसको अगर पावर सीरीज़ के फॉर्म में एक्सपेंड करती हूँ बायनॉमियल थ्योरम से, द एक्सपेंशन विल कॉज द स्पेस एंड टाइम डेरिवेटिव्स इन अनसिमेट्रिकल फॉर्म। अभी तो ये सिमेट्री में है, पर जैसे ही मैं इसको एक्सपेंड करूँगी वैसे ही इसकी फॉर्म कैसी हो जाएगी, अनसिमेट्रिकल हो जाएगी, एंड देयर बाय वुड मेक इम्पॉसिबल द फॉर्मुलेशन ऑफ अ कोवेरिएंट थ्योरी। और उस केस में हम इस इक्वेशन को किसी भी हालत में सॉल्व नहीं कर सकते। Moreover, the left hand side will contain a large number of terms involving various power of operator del। जब आप इसको खोलेंगे तो आपके पास बहुत सारी टर्म्स आ जाएंगी और बहुत सारी पावर्स में आएंगी, इन वेरियस पावर्स ऑफ ऑपरेटर del, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू बी सॉल्व। The equation 8 still lacks the necessary invariant under Lorentz transformation, hence some further modification is required। अब हमें ये तो पता है हमें क्या करना है, पर जब हमने एक सिंपल तरीके से मैथमेटिकली इसको सॉल्व करने की कोशिश करी, हमने h को ट्रांसफॉर्म करा सिंपली ऑपरेटर को डाल के रिलेटिविस्टिक फॉर्म में और इसको खोला, तो जो इक्वेशन थी वो इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई कि आप इक्वेशन को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे। तो इस इक्वेशन को सॉर्ट आउट हमें करना है। अब इस इक्वेशन को सॉर्ट आउट इस तरीके से करना है कि ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट रहनी चाहिए, तो हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। और ये तरीका किसने ढूंढा था, ये तरीका ढूंढा था केजी ने, कि हमारी चीज़ें सब तरीके की प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट हो जाए और हमारे पास एक इक्वेशन भी आ जाए। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये करा कि इसको, दिस वॉज डन बाय केजी, ही ऑपरेटेड द एंटायर इक्वेशन। ये जो इक्वेशन थी आपकी एच साई इज इक्वल्स टू ई साई, इस पूरी इक्वेशन को इसने एच कैप से दोबारा ऑपरेट करा। जब इसको ऑपरेट करा तो यहाँ तो एच कैप का स्क्वायर आ गया और यहाँ एच कैप, और इस चीज़ को मैंने ब्रैकेट में ले लिया।
अब ये इक्वेशन आई मेरे पास इस एच कैप को, क्योंकि ये आपका डेल बाय डेल टी जो है वो पार्शियल ऑपरेटर है, आपने पार्शियल ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी, उसमें आपने ये बोला था कि इट इज़ चेंजेबल। तो जब आप इसको चेंज कर सकते हो, यानी एच को आप अंदर ले सकते हो और डेल बाय डेल टी को आप बाहर ले सकते हो। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर करी। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि एच कैप एंड डेल बाय डेल टी आर इंटरचेंजेबल, इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया। अब जब मैंने इसको चेंज करा, सिंस ये देखिए यहाँ पर जब मैं इसको चेंज करूँगी तो मेरे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, देखिए। अब मैं इस एच कैप की वैल्यू दोबारा डाल सकती हूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे यही किया, मैंने इस एच कैप की वैल्यू दोबारा डाल दी। तो एच क्रॉस एच कैप स्क्वायर का साई इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, ये दोनों बाहर आ गए, तो आयोटा स्क्वायर -1 हो गया और एच क्रॉस का स्क्वायर हो गया डेल स्क्वायर साई बाय डेल टी स्क्वायर। आपको समझ में आ गया होगा, मैंने यहाँ एच कैप की वैल्यू वापस डाल दी आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल टी, तो ये इक्वेशन 9 आ गई आपकी। दिस इक्वेशन इज नोन एज केजी इक्वेशन और रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन। इक्वेशन जो 9 है वो आपकी केजी इक्वेशन या रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन कहलाती है। एच कैप स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पे मैंने पी की वैल्यू डाल दी ऑपरेटर फॉर्म में, तो ये आ गया, तो एच कैप स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई। देयरफॉर द केजी, तो ये वैल्यू आई, इस वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर 9 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। दिस इक्वेशन मे बी रिटन एज, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, आप इजीली कर सकते हैं। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब देखिए, अब इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं ये जो डेल स्क्वायर है, ये माइनस एच क्रॉस स्क्वायर सी स्क्वायर है, इसको मैं डिवाइड में लेके जा रही हूँ। तो डेल स्क्वायर और बाकी टर्म्स कैसे हो जाएंगी, इस तरीके से हो जाएंगी, -1/c स्क्वायर डेल स्क्वायर बाय डेल टी स्क्वायर, और जो राइट हैंड साइड में चीज़ थी उसको भी मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गई। तो मैंने यहाँ पे यही किया है, इस क्वांटिटी को भी मैं यहाँ लेकर आ गई। यहाँ लेकर आऊँगी तो एच क्रॉस स्क्वायर से एच क्रॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे आके तो प्लस में हो जाएगा, पर ये वाला माइनस साइन इसको वापस नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो डेल स्क्वायर -1/c स्क्वायर डेल स्क्वायर बाय डेल टी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर बाय एच कैप स्क्वायर साई, ये आ गया। ये जो आपका नया ऑपरेटर आया, इसको हम कहते हैं डी एलम्बर्ट्स ऑपरेटर, और मैं इसको डी एलम्बर्ट्स ऑपरेटर के फॉर्म में इस इक्वेशन को लिख सकती हूँ। तो ये तो हुआ आपका सिंपल फॉर्म में, और ये आपका हो गया टेंसर फॉर्म में, क्योंकि एक टाइम कोऑर्डिनेट हो गया और एक आपका स्पेस कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये आपकी, अब इसको अगर मैं टेंसर फॉर्म में लिखती हूँ तो ये इक्वेशन नंबर आपकी 12 आ जाएगी, जहाँ पे मैट्रिक टेंसर आपका इन्वॉल्व है। तो दिस इज़ जनरलाइज्ड फॉर्म इन टेंसर्स एंड दिस इज़ इन कार्टेशियन फॉर्म, वेयर के की वैल्यू जो यहाँ पे मैंने ली है, ये जो के है इसको मैंने एम सी बाय एच क्रॉस से रिप्लेस करा है। इन दिस फॉर्म द इन्वेरियंस ऑफ के जी इक्वेशन इज़ ऑब्वियस। ये जो इक्वेशन है, जब इसको देखा गया, इसको सॉल्व करा गया, तो ये देखा गया कि ये आपकी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस में भी इन्वेरिएंट रहती है। That's how the problem sought out by KG. Now I am ending this lecture. Till then, thank you.